हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू फार्म्स इन स्पेक्ट्रा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर हिस्ट्री एंड दिस इज़ पार्ट 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे 1830 से लेके 48 के पीरियड में बहुत स्ट्रेस चल रहा था यूरोप के अंदर। ठीक है, ये जो 1830 से 1848 का पीरियड है, और वो क्यों था? क्योंकि दो आइडियोलॉजीज़, पहला लिबरलिज्म, वो लोग जो लिबरल रहना चाहते थे, जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन चाहते थे, और दूसरा कंजर्वेटिज्म, जो कुछ नया आने नहीं देना चाहते थे। ऐसे दो लोगों के बीच में, दो फिलॉसफीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएटेड थी। जो आपके लिबरल नेशनलिस्ट थे या फिर जो आपके मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उनका मानना था या उनका चाहना था कि वो किसी भी तरह अपने मोनार्की सिस्टम को हटा के गवर्नमेंट को लेकर आए। इसी दौरान यूरोप में बहुत रेवोल्यूशन फेस किए, और यूरोप के किस किस प्लेस में, इटली, जर्मनी, पोलैंड, टर्की एंड आयरलैंड, इनमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस दिखे। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बर्बन डायनेस्टी के बारे में बताया था, जिसको 1815 में रिस्टोर करा गया था। ठीक है, नेपोलियन के टाइम पे ये कैप्चर हुआ था, एनेक्स हुआ था, उसके बाद इसको रिस्टोर कर लिया गया इन द ईयर 1815। लेकिन लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने वापस से 1830 में इसको ओवरथ्रो कर लिया। ठीक है, मेटर्निश रिमार्क दैट व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। सो बेसिकली मेटर्निश जो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी इनके बारे में बताया था, इनका मानना था कि जब भी फ्रांस sneezes, सो बेसिकली इस फ्रेज का मतलब है कि जब भी फ्रांस में कुछ भी होता है, छोटा सा रेवोल्यूशन से लेके कुछ भी होता है, तो पूरे यूरोप को उसका असर, पूरे यूरोप पर उसका असर देखा जाता है। ओके, सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन अकॉर्डिंग टू योर वन मार्कर। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपका 1830 का है, उसी को हम जुलाई रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीस के बारे में। ठीक है, तो आपका जो ग्रीस है ना, वो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट रहा है 15वीं सेंचुरी से। ठीक है, लेकिन 1821 के टाइम पे ग्रीक नेशनलिस्ट को लगने लग गया कि वी नीड टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए। और किसके खिलाफ? ओटोमन एम्पायर के खिलाफ। तो 1821 में इन्होंने ये लड़ाई जो है उसको डिक्लेयर किया, इन्होंने लड़ाई लड़ी, ग्रीक वॉर लड़ा अगेंस्ट दी ओटोमन एम्पायर, और इनको बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, इंक्लूडिंग पोएट्स, आर्टिस्ट, जिनका कहना था कि जो ग्रीस है ये एक कैडल है ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो इसको तो हमारे को बचाना, इसको सपोर्ट करना हमारा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और बहुत सारे पोएट्स जैसे लॉर्ड बायरन एंड ऑल, ये भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और सपोर्ट किस लिए कर रहे थे? इस मुस्लिम एम्पायर से मेरा मतलब है ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन हुई, जिसका नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये जो आपकी ट्रीटी साइन हुई, इट वॉज साइन इन द ईयर 1832, और इसके अकॉर्डिंग ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। नाउ आपके सेकेंड आप पार्ट देखेंगे इसी यूनिट का, तो उसमें रोमांटिसिज्म नाम का एक वर्ड आएगा। ठीक है, तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग का क्या मतलब था? 19th सेंचुरी में आके ये जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ये जो चीज़ें थी ना, ये मानना था लोगों का कि यही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन में नेशनलिज्म का आइडिया या हमारा नेशन एक है, इसका आइडिया जो है वो डालती हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट में राइज आया, मतलब ये जो कल्चर एंड जो लिटरेचर, इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा मिला, महत्व मिला। ठीक है, और इसी को हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं। बेसिकली कहा जा रहा था कि ये एक नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स को डेवलप कराता है। when you use these kind of literature, culture, art. Okay, the national sentiment was mobilized by artists by using the common language. ठीक है, तो मतलब बेसिकली कैसे, मैंने बोला ये नेशनल सेंटिमेंट से, आपके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट से जुड़ा है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपकी कॉमन लैंग्वेज में आपसे बात करती हूँ ना, तो यू फील मोर कनेक्टेड। यानी जब मैं आपके सपोज़ अगर मैं कहीं और किसी और स्टेट को बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं आपके पास आऊँ और आपकी मातृभाषा में आपसे बात करूँ, आपके कल्चर, आपके फोक जो म्यूज़िक है, आर्ट है, उसको समझूँ, तो आप एक ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाते हो। तो राइटर्स, पोएट्स, पेंटर्स एंड म्यूजिशियन ऑफ दिस रोमांटिक एरा, दिस स्ट्रेस्ड ऑन, तो ये सब का क्या कहना था, किसके ऊपर इन्होंने स्ट्रेस किया? ऑन इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, फीलिंग, इमेजिनेशन एंड इमोशन एज अपोज टू रीजन एंड साइंस। यानी इनका कहना था
कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो हमारे इमेजिनेशन है, इमोशंस हैं, ये ज़्यादा उस पे ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेस किया रादर देन साइंस एंड रीजनिंग, इन चीज़ों से। जर्मन रोमांटिक फिलोसोफर, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट नाम है जो आपको याद करना है, विच इज़ जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। ये कौन थे? ये एक जर्मन रोमांटिक फिलोसोफर थे जिनका कहना था कि ट्रू जर्मन कल्चर कुड बी फाउंड इन द फोक फोर एंड फोक आर्ट ऑफ द कॉमन पीपल, दास वोक। सो इनका कहना था अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर के बारे में जानना है तो वो आपको इनके अपने फोक आर्ट से आप पता लगा सकते हो, जो कि आपको कॉमन लोगों का जो फोक आर्ट या फोक कल्चर है उससे आप जर्मन के ट्रू कल्चर के बारे में जान सकते हो। द फोकस ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोक फोर वॉज डन टू रिकवर अ नेशनल स्पिरिट। यानी जैसे मैंने अभी आपको बोला कि नेशनल स्पिरिट, नेशनलिज्म, मतलब बेसिकली ये एक एकता और एक जो नेशन का स्पिरिट होता है ना, इसको बताने के लिए बोला उन्होंने कि अगर आपको ये रखना है, इसको रिकवर करना है, तो आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? वर्नाक्युलर या कॉमन लैंग्वेज एंड लोकल फोक फोर के कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, इसी से आप बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, इंक्लूडिंग दी इलिटरेट्स। क्योंकि इलिटरेट्स, देखिए, जो कॉमन इंसान होते हैं तो वो पॉपुलेशन सब पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो आप पढ़े लिखे लोग जो हैं उन तक अपना मैसेज आप पहुंचा देते हो थ्रू मीडियम्स लाइक न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ एंड ऑल दैट। बट जो इलिटरेट पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उन तक आप अपनी बात, अपना मैसेज कैसे पहुंचाओगे? वो होगा उनकी कॉमन लैंग्वेज और उनके फोक आर्ट, फोक चीज़ों के थ्रू ज़्यादा अच्छा कनेक्ट आप बना पाओगे। इन पोलैंड नेशनलिस्ट फीलिंग वॉज केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। तो पोलैंड के केस में भी ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, इसको उनके म्यूज़िक और लैंग्वेज के द्वारा जिंदा रखा गया। लैंग्वेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करके रखने के लिए लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, the Polish language was forced out of school and the Russian language was imposed everywhere। यानी कि जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको हटा दिया इन रशियन लोगों ने, और रशिया लैंग्वेज को जो था सब जगह स्कूल्स में एंड एवरीवेयर उसको ज़बरदस्ती थोपा गया लोगों पे कि यू हैव टू अबाइड विद दिस रूल कि आपको रशियन लैंग्वेज ही बोलना है। इन 1831 an armed rebellion against the Russian rule took place which was ultimately crushed। यानी कि एक आर्म्ड रेबेलियन हुआ, किसके खिलाफ? रशियन रूल के खिलाफ। Following this, many members of the clergy in Poland begin to use लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। यानी कि मतलब लोगों को अब लग गया कि हाँ, ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि जैसे रशिया आए तो उन्होंने इम्पोज कर दिया कि आप हमारी ही भाषा बोलोगे, आप रशियन लैंग्वेज ही बोलोगे। तो अब ये जो पोलैंड के लोग थे उनको पता चल गया कि इसको हम लैंग्वेज को एक हथियार की तरह यूज़ करेंगे नेशनल रेजिस्टेंस की, हम इनकी बात नहीं मानने वाले हैं इस तरह से। तो पॉलिश जो इनकी लैंग्वेज थी पोलैंड के लोगों की, अब उन्होंने चर्च की गैदरिंग्स में या किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के दौरान पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या? बहुत सारे जो प्रीस्ट थे, जो जितने भी आपके चर्च में प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, उनको उठा उठा के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, और या फिर उनको किसी भी आपके अलग जगहों पे भेज दिया गया, अगर जब भी वो मना करते थे कि वो रशियन लैंग्वेज में नहीं अपनी बात बताएंगे, पढ़ाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तब उनको जेल वेल में जाके डाल देते थे। ओके, सो जो ये यूज़ था पॉलिश लैंग्वेज का, ये देखा गया कैसे? एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ठीक है, यानी रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट इसको एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल समझा गया। नाउ आपकी बुक में एक बॉक्स में चीज़ लिखी हुई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। ग्रिम ब्रदर्स का उसमें जिक्र है। सो ये जो ग्रिम ब्रदर्स थे, आपका जैकब एंड विल्हेम ग्रिम, ये जर्मनी में ही पैदा हुए थे। और इन्होंने किया क्या था? इन्होंने बहुत सारे जर्मन फोक टेल्स एंड इकट्ठे किए। क्यों इकट्ठे किए? कॉमन लोगों से जा के, ताकि ये जर्मन लैंग्वेज को पॉपुलराइज कर सकें। ठीक है, और इन्होंने एक 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी भी रिलीज़ करवाई थी जो कि जर्मन लैंग्वेज में थी। सो बेसिकली इनका मानना था कि जो फ्रेंच डोमिनेशन है वो एक थ्रेट, एक खतरा है जर्मन कल्चर के लिए। और इनका मानना था अगर हम ऐसे फोक टेल्स को इकट्ठा करेंगे कॉमन लोगों से, तो हमें कनेक्ट बना रख सकते हैं एंड हम जर्मन जो है उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं।
तो बेसिकली इनका मानना क्या था कि हम जर्मन की नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करके रखेंगे और फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करेंगे, ठीक है। देन वी कम टू हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 के जो बाद के ईयर्स थे वो बहुत क्योटिक रहे, क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़ा मूवमेंट्स थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक ऐसा दौर आया जो हंगर यानी भूख और आपके हार्डशिप्स मुश्किलों से भरा था, क्योंकि हार्वेस्ट जो थी, जो फसल थी वो बहुत बुरी रही, जिसकी वजह से रेट्स बढ़ गए खाने के और लोगों को खाना नहीं मिला, ठीक है। और 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में पॉपुलेशन जो थी वो भी बहुत बढ़ गई। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 19th सेंचुरी की शुरुआत में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, लोगों की जॉब्स चले गए। बहुत सारे जो लोग थे वो क्या करने लगे, रूरल एरिया से जाके सिटीज़ में जाने लगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात होती है, जब आपके गांव में जॉब्स नहीं रहती हैं तो लोग गांव से उठ के शहरों में आते हैं नौकरी के लिए, ठीक है। और क्या हुआ, जितने भी आपके स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो कि टाउन्स में अपना काम कर रहे थे, उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा, किससे, फ्रॉम द चीप मशीन मेड गुड्स इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में मशीन द्वारा चीज़ें बनाने लग गए। ऑब्वियसली बात है, अगर आप हाथ से कुछ बनाओगे तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, बहुत लेबर लगेगा, जिसकी वजह से उसका रेट ज़्यादा होगा। लेकिन वही चीज़ अगर मशीन से बनेगी तो उसका रेट कम होगा। लेकिन जब एक बायर, एक कंज्यूमर जाता है ना, तो वो रेट बहुत देखता है, तो अब उसको वही चीज़ कम रेट पे मशीन से बनी मिल रही है, तो वो क्यों आपसे लेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। इन फ्रांस फूड शॉर्टेज लेड टू पेजेंट्स अपराइजिंग इन 1848, और इसी की वजह से, इस फूड शॉर्टेज की वजह से जो पेजेंट्स थे उनका क्या हुआ, एक 1848 में उनके अंदर मतलब वो बहुत परेशान हो गए इस सिचुएशन से, और एक लड़ाई की जो उनके अंदर एक गुस्सा था वो ज़्यादा बढ़ गया। इन 1845 द सेलेसियन वीवर्स, जो सेलेसियन वीवर्स थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, जो वीवर्स होते थे उनको रॉ मटेरियल दे देते थे और ऑर्डर्स भी दे देते थे कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन पेमेंट्स नहीं देते थे, ठीक है। विलियम वोल्फ, ये विलियम वोल्फ कौन है, विलियम वोल्फ आपके एक जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने जो ये सेलेसियन विलेज है जहाँ पे ये रिवोल्ट किया लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया, उनके बारे में लिखा है कि हुआ बेसिकली क्या, एंटायर सिनेरियो था। सो ये जो आपका विलेज है, 18,000 पीपल, 18,000 लोगों की पॉपुलेशन थी इस जगह पे, जहाँ पे लोग कॉटन वीविंग बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले, लेकिन काम बहुत कम है। अब काम बहुत कम है, लोगों को काम चाहिए, तो लोग कम पैसे में भी कॉन्ट्रैक्टर से काम लेने लगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उनको जितना बोलता था उससे भी कम दे रहा था और काम ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा था। तो एट लास्ट 4 जून को बहुत सारे वीवर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जाके कॉन्ट्रैक्टर के घर पे एकदम ऐसे धावा बोल दिया टाइप्स, ठीक है। उन्होंने जाके चीज़ें तोड़ना फाड़ना शुरू कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर डर के दूसरे विलेज में चला गया, लेकिन वहाँ पर भी उसकी हरकतों की वजह से किसी ने उसको शेल्टर नहीं दिया, तो उसको वापस आना पड़ा। लेकिन जब वो वापस आया, उसने आर्मी की हेल्प मांगी और आर्मी ने उसकी हेल्प करी विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल, जिसकी वजह से इस लड़ाई बीच में 11 वीवर्स जो थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे बिना गलती के मतलब लोग कैसे मरे, कितना ज़्यादा वहाँ पे हार्डशिप्स फेस की लोगों ने। अब हम बात करेंगे अबाउट 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी अब लिबरल्स का रेवोल्यूशन जो था उसके बारे में। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो गरीब लोग हैं, वीवर्स हैं, पेजेंट्स हैं, वो लोग क्योंकि इतना गुस्सा हो चुके थे, उनके अंदर इतना गुस्सा था कि अब उनकी एक तरीके से लड़ाई जो थी, उनके अंदर इतना अग्रेशन था कि वो तो रेवोल्यूशन लड़ ही रहे थे, तो उनके साथ साथ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने भी अपना रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, ओके। Events of February 1848 in France brought about the abdication of the monarch, यानी कि इस दौरान फरवरी 1848 में मोनार्क को पूरी तरह हटाने के लिए जो ये चेंजेस हैं, इवेंट्स हैं, वो शुरू हो गए। और जो यूरोप के पार्ट थे जहाँ पे अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ के भी जो मेन एंड वुमेन थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि अब उनको उनकी डिमांड्स थी कि उनको नेशनल यूनिफिकेशन मिले और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मिले, यानी उनका भी संविधान बने, उनको भी आज़ाद देश मिले, ठीक है। तो जो ये बेसिकली बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी उसका एडवांटेज उन्होंने लिया, और जो अपनी मांगे थी, मतलब जो गरीब लोग लड़ रहे थे उनकी चलती लड़ाई का इन्होंने फ़ायदा उठा के अपनी भी डिमांड्स जो है बीच में
रख दी। और उनकी डिमांड्स क्या थी कि एक नेशन स्टेट बने जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे चलती है, यानी जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, जहाँ पे प्रेस फ्री है, यानी उसको सेंसर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे। In the German regions, a large number of political associations, whose members were middle class, businessmen and artisans, they came together in the city of Frankfurt. तो अब क्या हुआ, जर्मन के रीजन में जो बहुत सारे लोग थे, जैसे आपके मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और आपके आर्टिसंस, ये सब मिले कहाँ पे, इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। ओके, सो ऑन 18 मई 1848 831, ठीक है, 831 लोग जो थे वो आए कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, इन दी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। सो बेसिकली वहाँ आके इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशंस के लिए, जिसको मतलब इनका कहना था कि मोनार्क जो है आपका, जो एक ऐसा मोनार्क है जो अपना राज चलाना चाह रहा है, जो अपने आप रूल करना चाह रहा है, रहे वही, लेकिन सिस्टम पार्लियामेंट्री हो, ठीक है। सो जब डेप्यूटीज़ को ये ऑफ़र किया गया, ठीक है, तो ये बताया गया कि आप जो हो राजा, जो किंग है, वो रहो अपनी जगह पे, बट हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए, मतलब हमको ये नहीं चाहिए कि आप हम पे बिल्कुल ही हर चीज़ इम्पोज करते रहो। तो जब ये चीज़ फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को बताई गई, जो कि उस समय किंग ऑफ प्रशिया थे, उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने जाके अपने बाकी मोनार्क्स को ज्वाइन किया और कहा हम इस इलेक्टेड असेंबली को एकदम अपोज करेंगे, जो ये फ्रैंकफर्ट में हुई है, असेंबली बनी है, इसका हम अपोज करेंगे, ठीक है। तो वाइल द ऑपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल और बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, जो रिच लोग थे वो तो इसको सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे, इस असेंबली, इलेक्टेड असेंबली को, और जो वर्कर्स, आर्टिसंस थे, ये लोग भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये सिस्टम मिडिल क्लास लोग लेकर आए थे वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाया, ठीक है। तो उनको ये चीज़ क्या करना पड़ा, इस चीज़ को उनको छोड़ना पड़ा। द इशू ऑफ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन, लेकिन अभी भी जो ये पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन था ना, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था लिबरल मूवमेंट के अंदर भी, यानी कि जब ये चीज़ भी चल रही थी, एक नेशनल असेंबली की बात भी थी, तब भी जो वुमेन्स थी ना, उनको उतना ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन कुछ नोटिस नहीं हुई। जैसे आप, तो इसीलिए क्या हुआ, वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, वुमेन ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, न्यूज़पेपर्स को न्यूज़पेपर्स फाउंड किए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट किया, ओके। डिस्पाइट दिस, लेकिन ये सब करने के बाद भी उनको राइट टू वोट, उनके अपने जो राइट्स थे वो असेंबली के इलेक्शन में नहीं दिए गए, ठीक है। और जब फ्रैंकफर्ट पे भी ये पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया ना, ये जो असेंबली बननी थी, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो बन रही थी, इसके दौरान भी फ्रैंकफर्ट में वुमेन को सिर्फ विजिटर गैलरी में एज अ विजिटर, एज एन ऑब्जर्वर, सिर्फ आप देखो ऐसे खड़ा किया गया, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थी वो लिबरल मूवमेंट को ऑल्दो सप्रेस तो कर पाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका इतना चला नहीं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो वो उसको सप्रेस तो कर पाए कंजर्वेटिव्स, लेकिन जैसा पहले था ना वो वैसे नहीं ला पाए, मतलब चेंजेस नहीं लाए, लेकिन एकदम स्टार्टिंग वाला भी रिस्टोर नहीं कर पाए। मोर ओवर जो मोनार्क्स थे, अब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये जो रेवोल्यूशन, बार बार रेवोल्यूशन हो रहा है, फिर उसको वो लोग दबाते हैं, दोबारा से वो लोग रेवोल्यूशन करते हैं, इस चीज़ को एक एंड पे अगर लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कंसेशंस, जो वो लोग चाह रहे हैं उनकी कुछ मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। इसीलिए 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज थी आपकी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दिया यूरोप में, ओके। जैसे सर्फ टर्म था, बॉन्डेड लेबर, इन सब चीज़ों को क्या किया, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया इन दी हैब्सबर्ग टर्म। आपके जो हैब्सबर्ग के एरियाज़ थे वहाँ से आपके बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया, ज़्यादा राइट्स दिए गए, ठीक है। तो ये था उसका असर, जो ये लड़ाइयाँ की हैं, जो रेवोल्यूशंस हुए हैं आपके, उसके असर, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस lecture. I hope you understood. Again, I would say if you have any doubt, please mention it in the comment section. And till then, thank you and keep watching.